Hello everyone, this is me Akash sir. Warmly welcomes you all to the tuition point. तो बच्चों आज का टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपकी अकाउंटेंसी के लिए। ये मान लो कि इट इज जस्ट दी ABC ऑफ अकाउंटेंसी। अगर आपने इस चैप्टर के ऊपर अच्छे से कमांड कर लेते हो तो आपकी जर्नी ऑफ अकाउंटेंसी विद मी बहुत ही ज्यादा स्मूदर होने वाली है, बहुत ही ज्यादा ईजी होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। तो देखो बच्चों, सबसे पहली जो अकाउंटिंग टर्म है हमारे पास वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन का बेसिक मतलब होता है लेन देन। आपको पता है बिजनेस में बहुत तरीके का लेन देन होता है। फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स खरीदे, पैसे दिए, वर्कर्स को सैलरी दी, तो ये सारी क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की होगी उसे हम क्या बोल सकते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ऑनलाइन क्लासेस को सेटअप करना था, इसके लिए मैं दुकान पर गया और मैंने दुकान वाले से एक ट्राईपॉड खरीदा और ट्राईपॉड खरीदने के बदले मैंने उसे कुछ पैसे दिए, राइट। तो मैंने उसे कुछ पैसे दिए, तो दिस इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है? वो ट्रांजैक्शन जो कि मॉनिटरी टर्म्स में है, जिसे मैं पैसों की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। लेकिन मैं दुकान पर गया, मैंने बोला हेलो भैया कैसे हो आप, एक्चुअली मुझे एक ट्राईपॉड की नीड है। तो मैंने उससे बहुत सारी बातें की, राइट। हमारे बीच में बहुत सारे आइडियाज एक्सचेंज हुए। क्या ये सारे आइडियाज ट्रांजैक्शन थी? नहीं बच्चों, इनमें से कोई भी चीजें ट्रांजैक्शन नहीं थी। ट्रांजैक्शन वही कहलाएगी जो कि पैसों की टर्म्स में होगी, यानी मनी टर्म्स में होगी, राइट। सो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है अकाउंट, राइट। सो अकाउंट क्या होता है बच्चों? सो अकाउंट इज द हेड अंडर विच ऑल द ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस। फॉर एग्जांपल इस तरीके से इसे देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए, ठीक है, मेरे पास, ठीक है, एक बच्ची है, जिस बच्ची का नाम क्या है? अर्चना, राइट। सो अर्चना का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अर्चना की जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उस ट्रांजैक्शन को मैं एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर लिख दूंगा, रिकॉर्ड कर दूंगा, जिसे मैं अकाउंट बोलूंगा। तो अकाउंट इज द हेड अंडर विच ऑल द ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस। एक अकाउंट के बच्चों दो एस्पेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट डेबिट एंड सेकंड क्रेडिट। अब अकाउंटेंसी में हमें बहुत सारे अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, इवन अकाउंट प्रिपेयर करते करते हम थक जाएंगे। तो तब आपको इस अकाउंट के बारे में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तब हम इसको देखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों कैपिटल। कैपिटल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है अपने आप में। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल मींस मनी और एसेट्स इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस बाय द प्रोपराइटर और ओनर, ठीक है। अगर कोई ओनर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसके अंदर कोई भी पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि मान लो मुझे एक ट्यूशन सेंटर को सेटअप करना था। अब ट्यूशन सेंटर सेटअप करने के लिए सबसे पहले मैंने एक प्रेमाइसिस को खरीदा, राइट। फिर मैंने एक डिजिटल यानी एक स्मार्ट बोर्ड खरीदा, राइट। कुछ पैसे मैंने बिजनेस के अंदर लगाए। तो मैंने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फ्रॉम पिन टू प्लेन जो भी चीज इन्वेस्ट करी है उसे मैं क्या बोलूंगा? कैपिटल। और हमेशा याद रखना बच्चों, कैपिटल जो है वो दो चीजों से इंक्रीज होती है। फ्रॉम 11th पॉइंट ऑफ व्यू मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके जो कैपिटल है वो बढ़ती है जब आपके पास प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट से ये इंक्रीज करती है। दूसरा एडिशनल कैपिटल, जब आप एडिशनल कैपिटल लगाते हो तो प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल दोनों से ही कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। कैपिटल को आप इक्विटी नाम से भी जानते हो। आप इसका दूसरा नाम है ओनर्स इक्विटी। क्या नाम है? ओनर्स इक्विटी। इसका दूसरा नाम है ओनर्स इक्विटी, राइट। और एक और नाम है जिसे हम नेटवर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्थ, राइट। So capital is the amount or assets invested in a business by the proprietor to start it to commence it, इसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल, राइट। और कैपिटल सिर्फ दो चीजों से इंक्रीज होती है बच्चों, फर्स्ट प्रॉफिट एंड अनदर वन इज एडिशनल कैपिटल। लेकिन ये 11th पॉइंट ऑफ व्यू से है, राइट। 12th में बहुत सारी चीजें इनसे कैपिटल बढ़ती है और घटती है, लेकिन हम 11th पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसी का बिल्कुल ऑपोजिट ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है? मनी और एसेट्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे घर से फोन आता है और कोई इमरजेंसी आ जाती है। मेरे घर वाले मुझे बोल रहे हैं कि बेटा एक काम करना, आते हुए 1 लाख रुपीज विड्रॉ करते आना। लेकिन मेरे पास वो 1 लाख रुपीज नहीं है, लेकिन मुझे पता है मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उस बिजनेस के अंदर आराम से इजीली पैसे पड़े हुए हैं। तो मैंने क्या करा, वहां से पैसों को विड्रॉ किया और अपने घर की पर्सनल नीड्स को फुलफिल कर दिया। तो जो पैसा मैंने अपने घर की पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल किया है और मैंने उसे कहां से विड्रॉ किया है? बिजनेस से। तो मैं उसे क्या बोलूंगा? ड्रॉइंग्स। क्या बोलूंगा? ड्रॉइंग्स। और याद रखना बच्चों, ड्रॉइंग से हमेशा कैपिटल डिक्रीज होती है, हमेशा कैपिटल डिक्रीज होती है। तो नेक्स्ट टर्म वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस इज लाइबिलिटीज। बच्चों लाइबिलिटीज क्या होती है? तो आपको पता है यार बच्चों, कोई भी बिजनेसमैन इतना ज्यादा सेल्फ सस्टेन नहीं होता कि वो सारे रिसोर्सेज बिजनेस में खुद से लेकर आ जाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बिजनेस को सेटअप करना है और उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए मुझे 20 लाख की रिक्वायरमेंट है। कितने की रिक्वायरमेंट है? 20 लाख रुपीज की, ठीक है। मेरे पास 15 लाख रुपीज हैं, ठीक है। मुझे चाहिए 20 लाख रुपीज। कितने चाहिए? 20 लाख रुपीज। मेरे पास 15 लाख हैं, तो मैं 15 लाख इन्वेस्ट कर दूंगा। तो 15 लाख क्या हो गई? कैपिटल,
लेकिन जो 5 लाख रुपए मुझे और चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 5 लाख रुपए को बोरो कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, बोरो। बोरो मीन्स उधार ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो पैसा, राइट, बिजनेस बोरो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। तो मुझे 5 लाख रुपीज को बोरो करना पड़ेगा, तब जाके मेरा बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो पाएगा। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैंने जो भी पैसा बाहर से अरेंज किया, मैंने बाहर से बोरो किया, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। तो बच्चों याद रखना, लाइबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटीज आर दी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्यों, क्योंकि बच्चों ये पैसा आपको वापस करना है, इसी वजह से क्या है, ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। सो लाइबिलिटीज आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और फाइनेंशियल अमाउंट्स ओड बाय द बिजनेस। कौन उधार ले रहा है, ओड का मतलब होता है बच्चों उधार लेना। क्या मतलब होता है, उधार लेना, राइट। तो जो पैसा बिजनेस उधार ले रहा है ताकि बिजनेस को स्टार्ट किया जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। और बेसिकली लाइबिलिटीज का मतलब है कर्जा। क्या मतलब है, कर्जा। अगर मैं एक वर्ड में लाइबिलिटीज को समझाऊं तो लाइबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटीज इज नथिंग बट इट इज कर्जा, राइट। सो लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, बिकॉज इस पैसे को बिजनेस को रीपे करना है, राइट। उसे हम लाइबिलिटीज बोलते हैं। अब लाइबिलिटीज को बच्चों बाइफरगेट किया गया है दो पार्ट में। One we have internal and another one we have is external liabilities, right? Internal liabilities क्या होती है, internal liabilities होती है कैपिटल। कैपिटल को मैं इंटरनल लाइबिलिटी भी कहता हूँ। क्या कहता हूँ, इंटरनल लाइबिलिटी। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, देखो रीजन ये है कि आपको पता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस, ठीक है, बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों एक सेपरेट कॉन्सेप्ट, दोनों एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, दोनों एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, राइट। इसे बोलते हैं अकाउंटिंग एंटिटी। दोनों एक सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी हैं, ठीक है, बोथ आर सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी। तो इट मींस क्या है कि जो पैसा मालिक बिजनेस में लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, राइट। लेकिन मान लो अगर ये मालिक ये पैसा बिजनेस में ना लगाता, राइट, इसने ये पैसा किसी को लोन की फॉर्म में दे दिया होता, तो बदले में से इंटरेस्ट मिलता, राइट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मालिक ये पैसा बिजनेस को दे रहा था, राइट। और मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। तो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है। क्या है, एक लाइबिलिटी, राइट। लेकिन कैसी लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि ये मालिक से इस पैसे को बोरो कर रहा है। किससे पैसा ले रहा है, मालिक से पैसा ले रहा है, तो इसलिए क्या है, ये एक इंटरनल लाइबिलिटी है। क्या है, ये इंटरनल लाइबिलिटी, राइट। और बदले में बिजनेस इसको क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है बच्चों। क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। क्योंकि अगर बिजनेस ये पैसा मालिक से ना लेता, मान लो बैंक से लेता, राइट, तो बैंक को भी बदले में क्या देना पड़ता, इंटरेस्ट। तो इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी। लेकिन जो पैसा बिजनेस मालिक से नहीं ले रहा, वो बाहर से अरेंज कर रहा है, बाहर से बोरो कर रहा है, बाहर से ओ कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। सो बच्चों नेक्स्ट टर्म वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस इज एसेट्स, ठीक है। एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं भाई, एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस। भाई ये बिजनेस का पैसा है, बिजनेस के एसेट्स हैं जो बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं, बिजनेस को इकोनॉमिक रिटर्न देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसेट्स। क्या बोलते हैं, एसेट्स। और एसेट्स और लायबिलिटीज में बच्चों बस छोटा सा फर्क है। देखो फर्क क्या है, फर्क है कि भाई लायबिलिटीज है ओड, ओड मींस उधार, लायबिलिटीज क्या है, उधार। फॉर एग्जांपल मान लो भाई मैंने डिजिटल बोर्ड लिया हुआ है, बट मैंने ये क्रेडिट पे यानी उधार पे लिया हुआ है, राइट। मेरा एसेट तो है लेकिन मेरी लायबिलिटी भी है। अब एसेट्स क्या है, एसेट्स आर द ओन्ड। एसेट्स क्या है भाई, मेरा खुद का पैसा, ठीक है, मैंने खुद पैसा लगा के ये प्रेमाइसेस बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है, मेरा एसेट्स है। तो एसेट्स क्या है, एसेट्स आर ओन्ड, ये बिजनेस के खुद के हैं, बिजनेस के कमाए हुए हैं, राइट। लेकिन लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज उधार ली है, लायबिलिटीज आर दी ओड अमाउंट, करेक्ट। अब हम थोड़ा सा और बाइफरगेट करते हैं और अच्छे से समझते हैं कितने तरीके के एसेट्स होते हैं बच्चों, राइट, कितनी तरीके की लायबिलिटीज होती हैं। आओ थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको और अच्छे से समझने की। देखो बच्चों लायबिलिटीज की अगर हम बात करें, ठीक है, लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। वन इज करंट लायबिलिटीज एंड अनदर वन इज नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच वी हैव टू रीपे विद इन अ ईयर। ऐसी लायबिलिटीज यानी छोटी छोटी लायबिलिटीज जो हमें एक साल के अंदर रीपे कर देने, उन्हें हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच वी हैव टू पे आफ्टर एन ईयर, यानी मोटा कर्जा बच्चों, ठीक है, यानी बड़ा कर्जा, ठीक है। बड़े कर्जे को मैं बोलूंगा नॉन करंट और मैं छोटे कर्जे को बोलूंगा करंट, राइट। तो नॉन करंट लायबिलिटीज क्या है भाई, बड़ी बड़ी लायबिलिटीज जो हमें एक साल के बाद पे करनी है, राइट। और करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज व्हिच वी हैव टू सेटल, जो हमें सेटल करनी है विद इन 12 मंथ्स, राइट। और इसको भाई एक साल से ज्यादा लगता है सेटल करने में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, नॉन करंट लायबिलिटीज के ज्यादा एग्जांपल है नहीं हमारे पास, ठीक है।
पहला क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स, ऐसा लोन जो हमने 1 साल से ज्यादा के लिए ले रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रीमाइसेस लिया हुआ है, इसके लिए मैंने लोन करा रखा है 10 साल का, तो 10 साल के बाद मैं इस अमाउंट को रीपे कर पाऊंगा, राइट। तो ऐसे लोन जो कि 12 महीने से ज्यादा, ठीक है, एक्सीड्स 12 मंथ्स, जिनकी रिपेमेंट में मुझे 12 महीने से ज्यादा लगने वाला है, वो नॉन करंट लायबिलिटी हैं। और डिबेंचर्स बच्चों, डिबेंचर्स क्या होते हैं, शेयर्स की तरीके से ही डिबेंचर्स होते हैं, जैसे हम शेयर्स परचेज करते हैं इसी तरीके से हम डिबेंचर्स को परचेज करते हैं, बट डिबेंचर्स को क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी माना जाता है। डिबेंचर्स हम इशू तो करते हैं, बट हमें 5 साल के बाद, 5 ईयर्स के बाद रीपे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रीपे कब करना पड़ता है, 5 साल के बाद, राइट। तो ये भी क्या है, एक तरीके की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, राइट। तो नेक्स्ट वी हैव करंट लायबिलिटीज। देखो बच्चों, करंट लायबिलिटीज मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटीज जो मुझे 1 साल के अंदर रीपे कर देनी है। फॉर एग्जांपल क्या है, मुझे भाई शूट करना था, तो मैंने एक आईफोन परचेज कर लिया, आईफोन की मैंने 9 इंस्टॉलमेंट्स बनवा ली, क्या बनवा ली, 9 इंस्टॉलमेंट्स, राइट। तो 1 साल के अंदर इस कर्जे को पे कर दूंगा मैं, जो मैंने आईफोन लिया हुआ है इसको मैं 9 इंस्टॉलमेंट में, यानी 1 महीने के अंदर 9 महीने में रीपे कर दूंगा, तो कौन सी लायबिलिटी होगी, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है, यानी छोटे पीरियड के लिए, 1 साल से कम में जिन्हें मुझे रीपे करने, उन्हें मैं क्या बोलता हूँ, करंट लायबिलिटीज। अब एग्जांपल समझते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, क्रेडिटर्स। क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होता है, क्रेडिटर्स बच्चों वो इंसान होता है जिससे हम गुड्स को क्रेडिट पे खरीदते हैं, गुड्स को क्रेडिट पर परचेज कर लेते हैं। तो क्रेडिटर्स कौन होता है, क्रेडिटर्स वो इंसान होता है जिससे मैंने सामान उधार खरीद लिया, उसे मैं क्या बोलता हूँ, क्रेडिटर्स। और मान लो कि मैंने किसी से उधार सामान खरीदा है, राइट, तो मैं उससे पैसे कितने दिनों में दे दूंगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। तो यार 12 महीने में मुझे उसको पैसे देने ही पड़ेंगे बच्चों, 12 महीने से ज्यादा वो नहीं रुकेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक लाला जी की दुकान है, लाला जी क्या करते हैं, ब्रेड होती है, तो ब्रेड का जो सप्लायर होता है कभी भी लाला जी उसे कैश में पैसे नहीं देते, सारी ब्रेड उससे खरीद लेते हैं, जैसे ही ब्रेड बिक जाती है लाला जी के पास पैसे आ जाते हैं, फिर लाला जी उसके अकाउंट को सेटल कर देते हैं। तो वो जो ब्रेड प्रोवाइड करवाने वाला इंसान है वो लाला जी के लिए क्या है, क्रेडिटर्स है। क्या है, क्रेडिटर्स। नेक्स्ट वी हैव बिल्स पेबल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल क्या होता है, देखो बिल्स पेबल क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गया आर्यन के पास और मैंने बोला आर्यन बेटा एक काम करो, मुझे ना 10,000 रुपए की नीड है, क्या आप मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो। लेकिन आर्यन बोल रहा है कि सर मैं आपको 1 रुपया नहीं दे सकता, बिकॉज आप बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बेकार इंसान हो, ठीक है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस ही नहीं है मार्केट में, आपने पिछली बार भी एक बच्चे के साथ फ्रॉड कर दिया, तो भाई मैं आपको पैसे नहीं देने वाला, राइट। मैंने बोला देख आर्यन यार प्लीज मुझे पैसे दे दे, मुझे बहुत नीड है पैसों की। रीजन देख यार, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, ठीक है, इस काबिल बनाया कि यार तू कुछ कर पा रहा है लाइफ में, तो एटलीस्ट मुझे कुछ पैसे दे दे। तो आर्यन बोला चलो सर बताओ आपको कितने पैसों की नीड है। भाई आर्यन का दिल पिघल गया, है तो इंसान नहीं, ठीक है, थोड़ा रो दूंगा तो पिघल जाएगा। अब आर्यन ने बोला कि सर लेकिन मैं जो है ना पैसों का काम ना रिटर्न एग्रीमेंट में करता हूँ। कैसे करता हूँ, रिटर्न एग्रीमेंट में। मैंने बोला कोई बात नहीं यार रिटर्न में कर ले। तो उसने क्या करा, उसने एक बिल बनाया, राइट, उसने एक बिल बनाया, ठीक है। बिल में क्या लिखा, मिस्टर आकाश ओज 10,000 फ्रॉम आर्यन ऑन 16th जून, पेबल ऑन, ठीक है, पेबल ऑन 16th सितंबर, ठीक है। और यहाँ पे उसने मेरे साइन करवाए और इस बिल को उसने अपने पास रख लिया, राइट। मुझे क्यों नहीं दिया, क्योंकि भाई मुझे देता तो मैं तो पैसे भी ले लेता और बिल भी फाड़ देता। मैं तो बोलता भाई कौन सा बिल, हमने तो कोई बिल बनाया नहीं। तो उसने क्या करा, इस बिल पे साइन करवाए, ठीक है। और पहले तो मैं मना कर रहा था भाई मैं साइन नहीं करने वाला, उसने बोला सर एक काम करो अंगूठा लगा दो, राइट। तो इस उसने एक बिल बनाया, उस बिल पे मेरे साइन करवाए और इस बिल को अपने पास रख लिया। तो इस बिल को क्या बोलते हैं, इस बिल के अगेंस्ट मुझे पेमेंट देनी है बच्चों, तो इसे क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल। इसे क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल। अब व्हाई दिस इज करंट लायबिलिटी, क्योंकि बच्चों इसकी मैच्योरिटी कितनी होती है, इसकी मैच्योरिटी 3 मंथ्स की होती है। कितने मंथ्स की होती है, 3 मंथ्स की। तो इट मींस मैक्स टू मैक्स मुझे 3 महीने में पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। इस बिल के अगेंस्ट मुझे पेमेंट करनी है, तो ये क्या, बिल्स पेबल। फॉर मी इट इज करंट लायबिलिटी, तो मेरे लिए क्या हो गया, ये करंट लायबिलिटी, राइट। So next current liability we have in front of us is short term loans। देखो बच्चों नाम ही क्या है, नाम है शॉर्ट टर्म लोन्स। क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है ऐसे लोन्स जो मुझे 12 महीने के अंदर, जो मुझे 12 महीने के अंदर रीपे करने हैं। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक आईफोन की नीड थी, क्योंकि मुझे क्या करना था, मुझे भाई अपनी क्लासेस को ऑनलाइन क्लासेस में कन्वर्ट करना था। अब पहले मेरे पास एक एंड्रॉयड फोन था, कैसा फोन था, एंड्रॉयड फोन। अब एंड्रॉयड फोन की आपको पता है कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ा, मुझे यार एक आईफोन की नीड पड़ी कि भाई एक आईफोन ले लेता हूँ। और मैंने क्या करा, इस आईफोन को परचेज करा और मैंने इसकी 9 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट बनवा ली। कितनी, 9 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट। तो ऐसा लोन जो मुझे 9 मंथ्स में पे करना है,
राइट, कितने महीने में पे करना है, 9 मंथ्स में, तो उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, यानी ऐसा लोन विच वी हैव टू पे विद इन एन ईयर, जो हमें एक साल के अंदर रीपे करना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, राइट। अब सिर्फ बच्चों करंट लायबिलिटीज इतनी नहीं है, इसके अलावा भी हमें बहुत सारी करंट लायबिलिटीज के बारे में पढ़ना है, तो आओ बाकी सारी करंट लायबिलिटीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो अब जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और इसे बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव, अगर मैं अगली करंट लायबिलिटी की बात करूं तो दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो थोड़ा सा एम्फेसाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आउटस्टैंडिंग क्या होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बच्चों ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड, इसका मतलब क्या है, एक ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू हो चुका है बट मैंने पे नहीं किया है, उसे क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसका बेस्ट एग्जांपल है आप सबका इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसका एग्जांपल क्या है, आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल उठा के देख लीजिएगा, उसके लास्ट में क्या लिखा होता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेबल, भाई आपको कितना अमाउंट पे करना है। इट मींस क्या है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स को कंज्यूम कर लिया है, लेकिन अब आपको क्या करना है, उसकी रीपेमेंट करनी है। तो जिस भी एक्सपेंस के आगे वर्ड लिखा हो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड, तो ये भी क्या आपके लिए बच्चों, ये भी आपके लिए करंट लायबिलिटी है। आप कितने दिनों तक अवॉइड कर सकते हो अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले बहुत ही ज्यादा कॉशियस होते हैं रीपेमेंट को लेके। अगर आपने 2 महीने 3 महीने भी दी वो बिजली को कट कर देंगे, राइट, इलेक्ट्रिसिटी कट कर देंगे आपकी। तो याद रखना कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि आउटस्टैंडिंग है वो क्या है, करंट लायबिलिटी। आप इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड का बिल। आप क्रेडिट कार्ड का बिल जब भी देखोगे, फॉर एग्जांपल अपने फादर का बोला कि पापा एक काम करो मुझे क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट दिखा दो, तो आपको बता देंगे कि देखो बेटा इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पेबल, यानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। तो जिस भी एक्सपेंस के आगे आउटस्टैंडिंग लिखा हो गया होती है करंट लायबिलिटी, राइट। अब हम एक और के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, अब क्या है, ऐसी इनकम जो हमें एडवांस में रिसीव हो जाती है, यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये भी हमारे लिए क्या होती है बच्चों, एक करंट लायबिलिटी होती है। क्या होती है, करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल क्या है भाई, सेशन स्टार्ट होता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं एकेडमी में, एनरोल करा लेते हैं अपने आप को, क्या करते हैं भाई, पैकेज ले लेते हैं, साल की फी क्या करते हैं भाई, एडवांस में पे कर देते हैं। तो क्या मैं उसे अपनी इनकम मान लूं, नहीं बच्चों, उस फी के बदले मुझे पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे पूरे साल आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, तो मेरे लिए क्या है, वो लायबिलिटी है, मेरे लिए क्या है, करंट लायबिलिटी, मेरे लिए क्या है, करंट लायबिलिटी, राइट। मैं उसको अपनी इनकम तब मान सकता हूं जब मैंने तुम्हें पूरे साल पढ़ा दिया, ठीक। अब बच्चों ये मत करने लग जाना कि सर देखो हम आपके ऊपर लाइबिलिटीज नहीं होने देंगे, हम आपके ऊपर कर्जा नहीं होने देंगे, तो हम क्या करते हैं, आपको फी क्या है साल के एंड में देते हैं। नहीं बच्चों प्लीज ऐसा मत करना, लाइबिलिटी मेरे लिए आई विल हैंडल, मैं आराम से इजीली हैंडल कर लूंगा, मैं खुश हूँ ऐसी लाइबिलिटी के लिए, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। तो आप एक काम करना, कोई भी इनकम अगर आपको एडवांस में रिसीव होती है, अगर आपको एडवांस में रिसीव होती है तो वो क्या बन जाती है, लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, बिकॉज इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो बच्चों नेक्स्ट करंट लाइबिलिटी जो हमारे पास है वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि देखो बैंक में ना बहुत तरीके के कस्टमर होते हैं, बैंक के एलीट कस्टमर्स होते हैं जिन्हें बैंक क्या है, प्रिविलेजेस देती है, यानी बहुत सारी फैसिलिटीज देती है। जैसे मान लो आपके सर है, राइट, एक एलीट कस्टमर है बैंक के, कभी बैंक के साथ कुछ फ्रॉड नहीं किया, सिविल स्कोर भी बहुत सही है, तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने बोला आकाश सर अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस भी है ना, तब भी आप क्या कर सकते हो, स्टिल यू कैन विड्रॉ, अभी भी आप पैसे को निकाल सकते हो, यानी विड्रॉ कर सकते हो, राइट। अभी क्या, रिसेंटली मैं महाकालेश्वर गया था और वहां पर क्या हुआ भाई, मेरे बैंक में बैलेंस खत्म हो गया, राइट। मेरे बैंक में सिर्फ बैलेंस बचा हुआ था 5000, कितना बचा हुआ था, ₹5000, लेकिन मुझे वहां नीड पड़ गई 10,000 रुपीज। मुझे कितने की नीड पड़ गई, वहां पे मुझे 10,000 रुपए की नीड पड़ गई। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने अकाउंट से 10,000 रुपए विड्रॉ कर दिए। अब आप बोलो सर यार ये तो पॉसिबल ही नहीं, आपके अकाउंट में कितने पैसे थे, 5,000, आपने कितने विड्रॉ कर लिए, 10,000। भाई क्यों, क्योंकि बैंक ने मुझे वो प्रिविलेज दे रखा था बच्चों कि अगर आपके खाते में पैसे नहीं है स्टिल यू कैन विड्रॉ। तो मैंने क्या करा, मेरे अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए थे और मैंने 10,000 विड्रॉ कर लिए। अब मेरे अकाउंट में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि भाई आपके खाते में -5,000 रुपए पड़े हैं। कितने पड़े हैं, -5,000। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में कितने थे, 5, मैंने कितने विड्रॉ कर लिए, 10। तो अब कितने हो गए मेरे अकाउंट के अंदर, -5,000। तो मेरे अकाउंट के अंदर -5,000 रुपीज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इट मींस क्या है, मैंने ओवर विड्रॉ कर लिए अपने खाते से पैसे। तो ये भी क्या बच्चों मेरे लाइबिलिटीज है। क्या बैंक मुझसे 5,000 रुपए नहीं मांगेगा, ऑफ कोर्स
द मोमेंट आई विल डिपॉजिट मनी इन माई अकाउंट, जिस मोमेंट में अपने अकाउंट में पैसा डालूंगा, बैंक विल गोइंग टू डिडक्ट दैट पर्टिकुलर अमाउंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बैंक सबसे पहले इसी पैसे को काटेगा। और फॉर इंस्टेंस क्या है, मैं वहां से वापस आ गया, मैंने आज ही अपने अकाउंट में 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करा दिए, राइट। तो बैंक ने क्या करा, सबसे पहले अपने 5,000 रुपए काटे, और अब मेरे अकाउंट के अंदर 95,000 रुपीज दिख रहे हैं बच्चों। कितने दिख रहे हैं? 95,000। क्यों? क्योंकि मुझे 5,000 रुपए बैंक को रीपे करने थे, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे क्या करना था, बैंक को रीपे करने थे, राइट। और क्या इसके लिए मुझे 1 साल का टाइम देगी बैंक? भाई बिल्कुल नहीं। जिस मूवमेंट पैसे डिपॉजिट कराऊंगा उसी मूवमेंट बैंक स्ट्रेट अवे इन 5,000 रुपए को बैंक ने डिडक्ट कर लिया, राइट। तो उसी को क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? ये भी आपकी बच्चों एक करंट लाइबिलिटी है, राइट। तो लाइबिलिटीज का टॉपिक तो बच्चों यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक। क्लास 11 पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतनी लाइबिलिटीज को समझ लो, अच्छे से इनको ग्रेस्प कर लो। कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज एक बार वापस जाओ, वीडियो को पॉज करो, देखो सर ने क्या बताया है, किस तरीके से समझाने की कोशिश की है। और अगर फिर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट डाउन, आई विल एक्सप्लेन अगेन, राइट।